everyone, welcome to ASG where we talk all about geography. Today we'll be talking about stars. Stars क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके एक लाइफ साइकिल क्या रहता है, अर्थ के क्लोजेस्ट कौन से स्टार्स हैं and everything about that. Now, as far as the origin of stars is concerned, if you've not watched already, please refer to the previous videos in this very module of the astronomy and the solar system, जहाँ पे हमने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी. That is where we have discussed how the stars are formed. In brief, जब सब एटॉमिक पार्टिकल में एक एक्सप्लोजन हुआ था, that is the big bang, that is what led to the scattering of the energy all around. There were regions with comparatively higher energy. That energy got changed into matter. Matter gave rise to mass. Higher mass meant higher gravity, and these high gravity regions that started attracting and making smaller objects revolve around itself came to be known as the stars. तो अब ये जो stars है हमारे यूनिवर्स में billions and billions of stars are there. However, लगभग सारे stars का जो एक लाइफ साइकिल रहता है वो मोर और लेस सिमिलर रहता है. पूरे यूनिवर्स में सारे के सारे स्टार्स का बर्थ होता है, उनका एक मैच्योरिटी अडल्टहुड वाला फेज आता है एंड इवेंचुअली उसका डेथ होता है. नाउ अगर हम हमारे सन की बात करें, हमारा सन ओवरऑल स्टार्स के कंपैरिजन में काफी एक छोटा स्टार है. इनफैक्ट आवर सन इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. अर्थ से डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो हमारा सन हमारा क्लोजेस्ट स्टार है. दैट इज एट अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर. उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, द स्टार दैट इज द सेकंड क्लोजेस्ट टू अर्थ और द क्लोजेस्ट आफ्टर द सोलर सिस्टम is called as the Proxima Centauri. Proxima Centauri is approximately 4.2 light years away. After that, the third one is Alpha Centauri, then is Barnard star and Lalande star. ये कुछ ऐसे stars हैं जो हमारे solar system के close हैं. Now, like I was saying, कि जितने भी stars हैं वो more or less एक similar life cycle के go through होते हैं. हर एक star का birth होता है. Now, at the birth stage, any star is made up mainly and predominantly of hydrogen nuclei. किसी भी स्टार के बिगिनिंग स्टेज में बहुत सारा हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होता है और उस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में बहुत ज़्यादा फ्यूजन होता है. सो इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ एनी स्टार इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड इट अंडरगोज अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. इस स्टेज पे जो स्टार है वो कंपैरेटिवली व्हाइटिश कलर का होता है और ये जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है, ये जो रिएक्शन होता है इन द कोर ऑफ एनी स्टार, दिस इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द एनर्जी दैट इट इज इमिटिंग. किसी भी स्टार से जितना हीट और लाइट आता है उसका जो मेजर सोर्स है दैट इज दिस वेरी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज हैपनिंग टुवर्ड्स इट्स कोर. इस न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते किसी भी स्टार के कोर में कंपैरेटिवली हेवियर एलिमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आपने स्कूल टाइम पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा. पीरियोडिक टेबल में जब हम शुरू करते थे हमारे एलिमेंट्स पढ़ने फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट, तो वी हैड एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. अब इन सब में फर्क क्या था? हर एक में जब आप हाइड्रोजन पढ़ना शुरू करते थे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ एक होता है. जैसे आप हीलियम पे जाते हैं इट बिकम्स 2, लिथियम पे जाते हैं इट बिकम्स 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मींस कि अगर एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और दूसरी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाए, that means it will turn into helium. I'm not talking about electron sharing, I'm talking about nuclear fusion. अगर दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएं, hence giving rise to two of everything, it will turn into helium. and उसी में अगर एक और फ्यूजन हो जाए it will turn to lithium. means कि जैसे जैसे स्टार के कोर में फ्यूजन होता रहेगा वैसे वैसे हेवियर एलिमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे. सबसे पहले हीलियम बनना शुरू होगा. Now also another thing to be noted, चाहे हीलियम हाइड्रोजन की ही न्यूक्लियर फ्यूजन से बना है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के कैरेक्टर्स में, उन दोनों के फीचर्स में बहुत फर्क होता है. यू हैव हाइड्रोजन ऑन वन साइड, यू हैव हीलियम ऑन द अदर साइड. द वे दे बिहेव इज entirely different from each other. तो जैसे जैसे हीलियम बनेगा या जैसे जैसे
हेवियर एलिमेंट्स बनेंगे स्टार के अंदर, वैसे ही उस स्टार का नेचर और कैरेक्टर्स भी बदलने शुरू हो जाएंगे। दैट एज द स्टार ages slightly and heavier elements start forming in its core, it starts changing its nature. Over time हमें देखने को मिलता है कि जो स्टार का साइज है वो comparatively expand होना शुरू हो जाता है, it starts getting bigger. It also starts changing its color from white to slightly yellowish. और ये जो स्टेज होता है इस चीज को हम अडल्ट स्टेज बोलते हैं। तो बर्थ स्टेज पे वो व्हाइट कलर का है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से भरा हुआ है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और जैसे जैसे वो अडल्टहुड की तरफ जा रहा है उसमें हेवियर एलिमेंट्स बन रहे हैं टुवर्ड्स द कोर एंड द स्टार स्टार्ट्स गेटिंग बिगर इन साइज एंड टर्निंग येलोइश इन कलर। अब ये जो ग्रोथ इन साइज है इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इवेंचुअली इट रीचेस इट्स लिमिट। किसी भी चीज का ग्रोथ इनडेफिनेटली तो हो नहीं सकता, स्टार का भी नहीं होता, और स्टार एक लिमिट पे आके व्हेन इट रीचेस इट्स लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन, वहां पे आके उसका एक्सपेंशन स्टॉप हो जाता है और उस स्टेज को हम उसका मैच्योर स्टेज बोलते हैं या रेड जायंट स्टेज बोलते हैं। रेड जायंट क्यों? क्योंकि वो काफी बड़ा होता है और उसका जो कलर है वो येलो से धीरे धीरे ऑरेंज और ऑरेंज से रेड की तरफ को चेंज होना शुरू हो जाता है, and by the time it reaches the red giant stage it is completely red in color. In fact, a thing to be remembered here कि जो हमारा सन है, our sun is still in the adult stage and वो adult stage से धीरे धीरे maturity की तरफ जा रहा है और ये माना जाता है that in about 4 billion years it will also reach the red giant stage. And what will also be very interesting for you to know कि जब हमारा सन रेड जायंट स्टेज पे पहुंच जाएगा उस समय उसका साइज आज के कंपैरिजन में विल बी एक्सपोनेंशियली लार्जर। जो सन आज के टाइम पे हमें हमारे स्काई में एक छोटा सा डिस्क की तरह दिखाई देता है, जब वो रेड जायंट स्टेज पे पहुंच जाएगा उस समय इट इज बिलीव्ड दैट इट विल ऑक्यूपाई अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द एंटायर होराइजन। मींस कि अगर आप आसमान में देखेंगे तो एक चौथाई हिस्सा तो सिर्फ हमारा सन ही होगा। However, this should not concern us very much because it will be 4 billion years from now. तब तक ना हम होंगे ना mankind. But anyway, going back to our stars. Now, after any star reaches the red giant stage, उसके बाद आता है उसका death. Any star after the red giant stage will undergo death, and there are two ways that can happen. दो options हैं. एक ऑप्शन तो ये है कि वो जो रेड जायंट है वो धीरे धीरे कोलैप्स करके एक वाइट कलर का छोटा सा स्टार जिसको वाइट ड्वार्फ बोलते हैं, वाइट ड्वार्फ बनके वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि उस रेड जायंट में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, इट विल एक्सप्लोड एट अ मैसिव लेवल। नाउ पहली चीज तो ये ध्यान देने वाली है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा इज नॉट रैंडम। इट इज नॉट कि एक रेड जायंट स्टेज आ गया उसके बाद कोई रैंडमली वाइट ड्वार्फ बन रहा है और किसी में रैंडमली एक्सप्लोजन हो रहा है। नो, इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन अ वेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया दैट इज द मास। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं, साइज की नहीं। इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग इट इज हाउ मच मास इट हैज। जितने भी हमारे छोटे स्टार्स होते हैं जिनका जो मास है वो कंपैरेटिवली कम होता है वो सारे वाइट ड्वार्फ की तरह एंड अप होते हैं, एंड दोज स्टार्स दैट आर रिलेटिवली हायर इन मास दे अंडरगो सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट under which the stars become white dwarfs or over which the stars undergo the explosion is what is called as Chandrashekhar limit. ये चंद्रशेखर ने दी थी और इनका ये कहना है कि कोई भी स्टार जो हमारे सन के कंपैरिजन में 1.5 गुना तक बड़ा है, मतलब कि any star which is either smaller than our sun or of the size of our sun or up till 1.4 times the size of our sun, वो कोई भी स्टार जो हमारे सन से 1.4 टाइम्स तक ज्यादा है मास में, वो सारे स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ की तरह एंड अप होंगे, एंड एनी अदर स्टार which is bigger than or has more mass than 1.4 times the mass of our sun will undergo the explosion. और ये जो लिमिट है of 1.4 times the mass of sun,
इस चीज को चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। अब मान के चलिए कि कोई एक स्टार है जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर है, उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मास इतना जरूरी है और हमारे पास दो मान के चलो स्टार्स हैं, एक स्टार जो हमारे सन से लेट्स से डबल मास का और एक स्टार जो हमारे सन से 100 गुना ज्यादा मास का है तो दोनों ही चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर, होगा तो दोनों में ही एक्सप्लोजन। लेकिन अगर मास इतना सिग्निफिकेंट है, सो देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन दैट स्टार जिसका मास हमारे सन से डबल है and that other star which is 100 times the mass of our sun. Now this is where a third rule comes in. अगर कोई भी स्टार हमारे सन से 1.4 टाइम्स मास से तो ऊपर है लेकिन 3 टाइम्स मास से नीचे है, मींस चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर लेकिन 3x the mass of sun से नीचे है, then it will become a neutron star. और अगर कोई भी स्टार हमारे सन से 3x mass से ज्यादा है, that will end up as a black hole. Now see, means now we have three options that can happen at the death of a star. जब एक स्टार का डेथ होगा, अगर तो उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से नीचे है, वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा। अगर उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर है, उसमें एक्सप्लोजन होगा। अब उस एक्सप्लोजन में अगर उस स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से तो ऊपर लेकिन हमारे सन के 3 टाइम्स मास से नीचे है, मींस इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार। और अगर वो 3x द मास ऑफ आवर सन से भी ऊपर है तो वो ब्लैक होल बने। तो अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार को समझते हैं। नाउ इमेजिन देयर इज दिस वन बिग स्टार, इस साइज का एक स्टार है व्हिच इज मेड अप ऑफ एटम्स। इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और हर एक एटम में जो कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ऑल्सो आई एम श्योर यू ऑल्सो रिमेंबर, जब हम स्कूल में 9th 10th में फिजिक्स में वी यूज्ड टू स्टडी द एटम। तो एटम में आपको अगर डायग्राम याद हो तो एक चीज ध्यान में होगा कि एटम की लगभग 90-95% से ज्यादा जो जगह होती है वो तो खाली होती है। एटम इज अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। नाउ व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग in a star after the supernova explosion is that every atom starts collapsing to only neutron. मान के चलो ये एक एटम है जो इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ है और बीच में काफी खाली स्पेस है। अगर ये कोलैप्स कर जाए to only one neutron, means what will happen? Its volume has reduced. Now imagine this happening in every atom that is present in all of the star. तो जितने भी एटम्स है वो सब कोलैप्स करके सिर्फ न्यूट्रॉन बन के रह जाएंगे। मींस स्टार का वॉल्यूम है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा एंड द वॉल्यूम विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल। इनफैक्ट इतना वॉल्यूम में फर्क पड़ता है कि अगर इनिशियली टू बिगिन विद अगर किसी स्टार का लेट्स से डायमीटर वाज 5 लाख और 6 लाख किलोमीटर, आफ्टर इट्स एक्सप्लोजन एंड द कोलैप्स it ends up just as about 200 to 300 kilometers. That is the extent of the collapse. जिसकी वजह से इसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं क्योंकि इसके सारे एटम्स इवेंचुअली सिर्फ न्यूट्रॉन की तरह रह जाते हैं। Also, we see it spinning at a very fast speed और उस स्पिन की वजह से जो रेडियो वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है उस चीज को हम पल्सार्स बोलते हैं। पल्सार कम्स फ्रॉम द वर्ड पल्स। पल्स मीन्स एक इस तरीके पल्स लाइक मैनर में एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार से रिलीज होती रहती है। दिस इज व्हाट इज अ न्यूट्रॉन स्टार। सो लेट्स recap a little as to what is happening in a neutron star. कोई एक स्टार जो चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर है उसमें एक्सप्लोजन हुआ। वो एक्सप्लोजन होने के बाद उस स्टार के सारे एटम्स कोलैप्स करके सिर्फ न्यूट्रॉन्स में चेंज हो गए, जिसकी वजह से स्टार का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही थोड़ा हो गया। Now volume has decreased, density has exponentially increased because now you see इतने बड़े स्टार कोलैप्स होके सिर्फ इतने में अगर वो सीमित हो गया है तो उसका डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका स्पिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस स्पिन के रिजल्ट में जो कुछ एनर्जी रिलीज होती है उस चीज़ को हम पल्सार्स का नाम देते हैं। Now the third thing that happens is the black holes. ये जो black holes है, these are extraordinarily large stars that after explosion turn into black holes.
ये एक कंपैरेटिवली रेयर फिनोमेना है। बहुत ऑफन ना तो हमारे यूनिवर्स में कोई इतने बड़े स्टार्स कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो ब्लैक होल्स है वो कंपैरेटिवली रेयर फिनोमेना है। और रेयर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ब्लैक होल्स की स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट वी हैव टू डू इन एस्ट्रोनॉमी। रीजन बीइंग, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हियर। मास से ग्रेविटी अफेक्ट होता है। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी स्टडीड इन द फर्स्ट वीडियो। नाउ ब्लैक होल सिर्फ उसी स्टार में बनेगा जिसका मास बहुत ज्यादा है। Now, when some star has huge mass, तो जाहिर सी बात है उसका gravity will be very very high, and when that collapses, means the mass is still there, the gravity is still very high. Now, black holes are regions which do not even let light escape from it because of their extremely high gravity, which makes it very very difficult for them to be studied. And so, black holes, even though a very interesting phenomena, it is also one of the least understood phenomena. And that is mainly because of its very, very high gravity. In fact, the first real picture of the black hole was taken just a few years back. उससे पहले हमारे पास सिर्फ एक ग्राफिकल डिपिक्शंस थी, हमारे पास रियल फोटोग्राफ भी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे है, the study is moving forward, and hopefully in another few decades we will be able to understand much better about black holes as well. So, to recap a little, this is what was about the life cycle of a star. Any star has birth, adulthood, maturity, death. स्टार के बर्थ के स्टेजेस में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में फ्यूजन होता है, वो फ्यूजन से हेवियर एलिमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। इस समय पे स्टार का कलर व्हाइटिश होता है। जैसे जैसे हेवियर एलिमेंट्स बनते हैं, सबसे पहले हीलियम बनना शुरू होता है, एंड जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ न्यूअर एलिमेंट्स फॉर्मिंग द स्टार स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स नेचर, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन साइज, उसका सरफेस एक्सपैंड होना शुरू होता है और उसका कलर व्हाइट से येलोइश की तरफ को चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एज द अडल्ट स्टेज। देन ओवर टाइम द स्टार रीचेस इट्स लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन, जिसको रेड जाइंट स्टेज बोलते हैं, एज इट्स कलर हैज चेंज्ड फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड ऑरेंज टू रेड। रेड जाइंट स्टेज के बाद, डिपेंडिंग ऑन इट्स मास, the sun will undergo death in various types. अगर उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से नीचे है तो एक व्हाइट ड्वार्फ की तरह खत्म हो जाएगा, और अगर उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर है तो इट विल अंडरगो अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब उस एक्सप्लोजन के बाद वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार तब बनेगा जब वो चंद्रशेखर लिमिट से तो ऊपर है, लेकिन फिर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज मास नहीं है उसका। So it ends up as a neutron star, where the size collapses, the volume collapses, the density exponentially increases, and the spin increases, giving rise to pulsars. On the other hand, stars having extraordinarily large mass end up becoming a black hole. Black holes are those that have extremely high gravity and thus do not even allow light to pass through it, making it one of the most difficult to be studied phenomena from the Earth. If you learned something this time, please give it a like, share and subscribe, and I'll see you next time.